राधे राधे दोस्तों, आप सभी का काना एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, काना एजुकेशन प्री बीएसटीसी प्री डीएलएड के लिए हिंदी विषय की क्लास प्रारंभ कर दी है। दोस्तों, आज हमारी हिंदी विषय को लेकर दूसरी क्लास है। हमने पहली क्लास के अंदर भाषा और भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषताओं के बारे में जाना था। दोस्तों, आज हम भाषा के प्रकार, भाषा के रूप और भाषा की कुछ बात और जानेंगे। दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास को लेकर। दोस्तों, अभी तक आपने प्री डीएलएड एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं की है दोस्तों, तो अब से तैयारी शुरू कर ले। दोस्तों, भाषा के प्रकार की बात करूं दोस्तों, तो भाषा के प्रकार तीन होते हैं। भाषा के प्रकार तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए आप। पहला प्रकार होता है दोस्तों मातृभाषा। पहला प्रकार कौन सा होता है दोस्तों? मातृभाषा होता है। मातृभाषा दोस्तों उसे कहते हैं जो एक बच्चा अपनी माँ से, अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उससे मातृभाषा कहते हैं। मोटे रूप से, मोटे तौर पर कहा गया है कि जो बालक अपनी माँ की भाषा सीखता है उस भाषा को मातृभाषा कहा गया है। दोस्तों, दूसरी बात करते हैं राजभाषा। पहली भाषा है मातृभाषा, दूसरी भाषा है राजभाषा। दोस्तों, राजभाषा को सरकारी भाषा कहा गया है। राजभाषा को क्या कहा गया है दोस्तों? सरकारी भाषा कहा गया है। सरकारी भाषा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सरकारी कार्यालय की भाषा है। सरकारी जो जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं उन सभी कार्यालय के अंदर राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमारी जो राजभाषा है वो राजभाषा हिंदी है और ये हिंदी राजभाषा है। राजभाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी। और इस हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यालय जितने भी होते हैं वहां किया जाता है, इसलिए इसे सरकारी भाषा या कार्यालय भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्यालय की भाषा। अब हम बात करते हैं तीसरी भाषा जिसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रभाषा। दोस्तों, हमारा जो राष्ट्र है भारत देश, इस भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है अभी तक। जो हिंदी है वो हिंदी भी एक राजभाषा है, इसे राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो राष्ट्रभाषा बनेगी वो हिंदी ही बननी चाहिए, क्योंकि हिंदी एक तिहाई से ज्यादा बोली जाती है। दोस्तों, यह हुई थी भाषा के प्रकार की बात। भाषा के तीन प्रकार है। पहला भाग है दोस्तों मातृभाषा, दूसरी राजभाषा, तीसरी है राष्ट्रभाषा। अब हम बात करते हैं भाषा के रूप। दोस्तों, तो भाषा के रूप दो होते हैं। भाषा के रूप दो होते हैं दोस्तों। भाषा के रूप यानी कि भाषा को व्यक्त करने का जो प्रकार है वो दो प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा दोस्तों पहले इसलिए आई है क्योंकि लिखने की जो लिपि है वो बाद में आई थी। उससे पहले मौखिक, मुख से लोग अपने विचार व्यक्त करते थे, तो पहले मौखिक भाषा आई थी। तो पहली कौन सी है दोस्तों? मौखिक भाषा। भाषा के रूप में पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दोस्तों, यह बात तो हो चुकी है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा की हम बात करें तो मौखिक भाषा के अंदर एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। यानी कि मैं आपको बताऊं तो मैं जो अपने विचार है, जो इस भाषा संबंधित, वो आपको बोलकर बता रहा हूं और आप भी मेरे विचारों को सुनकर समझ रहे हैं कि भाषा के प्रकार इतने होते हैं, भाषा के रूप यह है, मौखिक भाषा यह है, तो आप सुनकर समझ रहे हैं। तो यह हुई मौखिक भाषा। लिखित भाषा के अंदर यह है कि एक व्यक्ति अपने विचार लिख देता है तथा दूसरा व्यक्ति उसको लिखे हुए को पढ़ता है और समझता है। क्या करता है दोस्तों? लिखे हुए विचारों को पढ़ता है, लिखे हुए भावों को पढ़ता है और समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा को लेकर कि मौखिक भाषा की क्या क्या बातें हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके गुण हैं, और लिखित भाषा की बात करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तब तक हम मौखिक भाषा को पूरा कर लेते हैं कि मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। मौखिक भाषा सबसे सरल भाषा है, प्राचीन भाषा है और भाषा का मूल रूप है। दोस्तों, क्या है? भाषा का मूल रूप है।
नोट करना आप साथ के साथ ही। पहली बात करते हैं हम मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा दोस्तों, मौखिक भाषा के अंदर हमने कहा था कि भाषा का वह माध्यम है जिसमें भाषा का वह माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है, अपने विचार या भाव प्रकट करता है, तथा दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। यह तो हुई परिभाषा। मौखिक भाषा की एक बात मैंने कही थी कि यह सबसे सरल भाषा है, सबसे सरल भाषा है। दोस्तों सरल भाषा इसलिए है क्योंकि इसे बोलना है। लिखने वाले ने क्या लिखा कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा, आपने सुना और आप उस बात को किसी और को बोलकर बताते हो, तो बोलना लिखने से ज्यादा सरल है, इसलिए सरल भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा है। क्या है दोस्तों? सबसे प्राचीन भाषा, यानी कि हम कहें तो जो लिखित भाषा थी उस लिखित भाषा से पहले ये आई थी। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन भाषा है। एक बात करें तो ये भाषा का मूल रूप है। क्या है दोस्तों? भाषा का मूल रूप है, भाषा का मूल रूप है। यह बात हमने कर ली। तो अब हम इसकी विशेषता है 2-3 वो देख लेते हैं। पहली विशेषता है कि यह भाषा का अस्थायी रूप है। विशेषताएं के अंदर हम देखें तो यह है कि भाषा का अस्थायी रूप है, भाषा का अस्थायी रूप है। दोस्तों भाषा का अस्थायी रूप इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि मैं आपको कोई एक बात कहता हूं, कोई कहानी कहता हूं, उस कहानी को, उस बात को आप अपने दोस्त को साझा करते हो, अपने परिवार के साथ साझा करते हो, किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करते हो, तो साझा करने के दौरान आप उस बात या कहानी में कोई और जुड़ाव करते हो, कोई बात और कहते हो और किसी बात को काट देते हो। तो क्या है कि मेरे द्वारा कही गई बात आपके द्वारा वापस किसी और को कहने पर वो बात पूरी की पूरी जैसे मैंने कही थी वैसे नहीं पहुंचती है, और आपने जो बात अपने दोस्त को कही थी वो दोस्त किसी और को बात कहता है, तो वो बात आगे जाके वापस आपने जो बात कही थी वो नहीं पहुंचती है। इसलिए कहा गया है कि यह भाषा का अस्थायी रूप है, और लिखित भाषा के बारे में कहा गया है कि यह अस्थायी रूप है। दूसरी विशेषता इसकी बात हम करें तो यह आधारभूत इकाई है। क्या है दोस्तों? आधारभूत इकाई है। सॉरी दोस्तों, इसकी जो आधारभूत है मौखिक भाषा की, इसकी इकाई क्या है? तो आप लिखना कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। दोस्तों जो मौखिक भाषा है दोस्तों, उस मौखिक भाषा की जो आधारभूत इकाई कहा गया है ध्वनि। यदि ध्वनि ना हो तो मौखिक भाषा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपको कोई बात बिना ध्वनि के कहता हूं तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो बोला गया है वो हमारा जो उच्चारण है वो दोस्तों उच्चारण एक ध्वनि का रूप लेता है, और ध्वनि के द्वारा हम अपनी बात को व्यक्त कर पाते हैं। इसलिए मौखिक भाषा की जो आधारभूत इकाई है वो ध्वनि है दोस्तों। तीसरी विशेषता भाषा की यह कहते हैं दोस्तों कि जो श्रोता और वक्ता है वो दोनों होना अनिवार्य है। क्या है दोस्तों? श्रोता और वक्ता का होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। श्रोता और वक्ता का होना क्या है दोस्तों? अनिवार्य है। यह बात आपने कर ली दोस्तों।
इसके बाद हम उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण मैंने आपको पहले बताए नहीं थे दोस्तों, तो उदाहरण आप लिख लो यहां पर। इसके उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण की बात करूं तो मैं वाद विवाद हो गया, आपकी वार्तालाप यानी बातचीत हो गई, नाटक हो गया, और बात करूं दोस्तों तो दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया। इस प्रकार के उदाहरण है दोस्तों मौखिक भाषा के। आपने नहीं लिखा हो और लिखना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका। लिखित भाषा, लिखित भाषा के अंदर हमने बात की थी कि भाषा का वह माध्यम जिसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। परिभाषा लिखिए आप भी मेरे साथ कि भाषा का वह माध्यम, भाषा का वह माध्यम जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या भाव को लिखकर व्यक्त करता है, तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। यानी कि यूं कहूं तो मैं कि मैंने जो लिखा वो आपने पढ़ा है दोस्तों। यही लिखित भाषा है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई कहानी लिखी गई है, कोई इतिहास वगैरह लिखा गया है, किसी ने अपनी जीवनी लिखी, तो दोस्तों अपने द्वारा जो लिखा गया है उसको अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़ा जाना वो लिखित भाषा है दोस्तों। लिखित भाषा की हम उदाहरण की बात करें तो दोस्तों जो ये उदाहरण है वो उदाहरण यह है दोस्तों, उदाहरण समाचार पत्र हो गया, इतिहास हो गया दोस्तों, जीवनी हो गई, कहानी हो गई, लिखी हुई चीजें दोस्तों। क्या है दोस्तों? लिखी हुई चीजें है। कोई लेख हो गया, किसी ने निबंध लिखा, तो ये चीजें है दोस्तों। यानी कि समाचार पत्र भी लिखे हुए होते हैं, हम उसको पढ़ते हैं रोजाना सुबह। इतिहास हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ ही पढ़ते हैं, बाकी कहा गया इतिहास मुंह से तो बहुत सारा फेरबदल होते हुए आया है दोस्तों। अब हम लिखित भाषा की विशेषता की बात करें तो दोस्तों इसकी पहली विशेषता यह है कि विशेषता की पहली बात करें तो ये गौण भाषा है। क्या है दोस्तों? भाषा का गौण रूप है। क्या है दोस्तों? भाषा का गौण रूप है। और दूसरी ये कि भाषा का अस्थायी रूप है। पहली बात करें हम विशेषता की तो भाषा का अस्थायी रूप है। दूसरी विशेषता दोस्तों भाषा का गौण रूप है। तीसरी बात करें हम तो विचार लंबे समय तक रहते हैं। विचार लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। चौथी हम बात करें तो इसके बारे में कि जो इसके आधारभूत इकाई है दोस्तों, वो आधारभूत इकाई क्या है? तो लिखित भाषा की जो आधारभूत इकाई है दोस्तों, आधारभूत इकाई दोस्तों वर्ण है। क्या है दोस्तों? वर्ण है। इसमें दोस्तों वक्ता का तो होना अनिवार्य है, लेकिन जो श्रोता है
वो श्रोता वक्ता के सापेक्ष होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि मौखिक भाषा के अंदर तो आमने सामने होना जरूरी था। मैंने बोला और आपने सुना, सुनने के लिए आपका होना जरूरी है। यदि आप सामने या सापेक्ष उपस्थित नहीं होगे तो आप नहीं सुन पाओगे। लेकिन लिखित भाषा के अंदर यह है कि मैंने जो आज ये लिखा, किसी ने जो समाचार पत्र लिखा दोस्तों, लिखने वाले ने तो लिख दिया, क्या हम उसके सामने उपस्थित थे क्या जब वो समाचार पत्र लिख रहा था? आज हमने पढ़ा, उसने कल लिखा था। आज हमने पढ़ा, महात्मा गांधी की हम जीवनी पढ़ते हैं, हम एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ते हैं दोस्तों। तो क्या उनके बारे में आज लिखा गया क्या हमारे सामने? उनके बारे में दोस्तों पहले लिखा गया था, वो लिखा हुआ हम आज पढ़ते हैं। यानी कि जो वक्ता था, वक्ता ने अपने विचार लिखे इनको लेकर, तो इनको लिखने के सापेक्ष हम उपस्थित नहीं थे। तो बात यही है दोस्तों कि वक्ता के सापेक्ष श्रोता का होना अनिवार्य नहीं है या आवश्यकता नहीं है। क्या है दोस्तों? वक्ता के सापेक्ष श्रोता की आवश्यकता नहीं है। श्रोता की आवश्यकता नहीं है, ये बात हुई दोस्तों। यह है आपकी लिखित भाषा। भाषा का अस्थायी रूप दोस्तों इसलिए कहा गया है क्योंकि मैंने जो लिखा है वो एक अस्थायी हो गया दोस्तों। इतिहास लिखा था दोस्तों, आपने एक पद्मावती नाम का ग्रंथ पढ़ा था, तो पद्मावती ग्रंथ दोस्तों आज नहीं लिखा गया था। जैसे ही आप मेरा भाई की जो पदावलियां पढ़ते हैं, क्या वो पदावलियां आज आपके सामने नहीं लिखी हुई है दोस्तों? वो पदावलियां पहले लिखी गई थी मीरा बाई की, तो हम आज उनको पढ़ते हैं। तो क्या है कि जो लिखा गया था वो विचार उन कवियों का, वो विचार लंबे समय तक सुरक्षित है और आने वाले कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेगा। इसलिए कहा गया है कि जो भाषा का अस्थायी रूप है वो लिखित भाषा है। यानी कि अपने विचार लिख देते हैं एक बार कहीं, तो वो विचार लंबे समय तक सुरक्षित रह पाते हैं। भाषा का गौण रूप इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि इसमें वक्ता बोलता नहीं है, इसलिए इसे भाषा का गौण रूप कहा गया है। विचार लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। जो आधारभूत इकाई है दोस्तों वर्ण है। इसके अंदर आधारभूत इकाई दोस्तों वर्ण है। यह वर्ण क्यों है दोस्तों मैं बताता हूं। क्योंकि जब किसी बात को लिखा जाता है तो लिखने के लिए दोस्तों एक लिपि की आवश्यकता हुई, और लिपि के अंदर हमने जो संकेत बनाए हैं लिखने के लिए, उन संकेतों को हम दोस्तों वर्ण कहते हैं। इसलिए इसकी जो आधारभूत इकाई है लिखित भाषा की वो वर्ण है। वक्ता के सापेक्ष श्रोता की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यदि अभी तक आपने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में आप नोट्स के रूप में उतार लेना। दोस्तों अब हम बात करते हैं सांकेतिक भाषा। भाषा के रूप दो होते हैं दोस्तों, लेकिन सांकेतिक जो भाषा है वो भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। यानी कि जो भाषा थी उस भाषा को व्यक्त करते थे हम लिख कर, बोल कर। तो बोलने के समय जो हमारे हाथ काम करते हैं, जो हमारे व्यवहार में हमारे शरीर की जो चीज़ें उपयोग में आती हैं, उसे व्यवहार में लेने के कारण व्यवहारिक कहा गया है। इसे व्यवहारिक पक्ष है सांकेतिक भाषा दोस्तों। सांकेतिक भाषा की बात करें तो सांकेतिक भाषा भाषा का वह माध्यम होता है जिसमें अपने विचार जो व्यक्ति होते हैं वो अपने विचार दोस्तों व्यक्त करने के लिए एक चीज देखी होगी आपने कि वो अपने जो विचार व्यक्त करते हैं वो अपने इशारों से व्यक्त करते हैं। उनके जो संकेत होते हैं उन संकेतों के माध्यम से विचार व्यक्त करते हैं। उन संकेतों के माध्यम से विचार व्यक्त करते हैं। आपने भी कभी इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग अवश्य किया होगा। वैसे तो सभी करते हैं और रोजाना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी किसी गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का इशारा किया होगा ऐसे। तो ये क्या थी? एक सांकेतिक भाषा थी, आपका इशारा था कि गाड़ी को रोका जाए। तो सांकेतिक भाषा के अंदर यही है कि भाषा के अंदर इशारों या संकेतों के माध्यम से विचार व्यक्त किए जाते हैं और उसी इशारों और संकेतों में ग्रहण भी किया जाता है दोस्तों। इसके उदाहरण की बात बताऊं तो जो गूंगे व्यक्ति होते हैं उनके वार्तालाप यानी उनकी जो बातचीत होती है वो इशारों के द्वारा होती है।
दोस्तों गूंगा व्यक्ति, जन्म से जो गूंगा व्यक्ति होता है वो जन्म से बहरा भी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म से बहरे होते हैं वो सुन नहीं पाते, इसलिए वो बोल भी नहीं पाते दोस्तों। पहले बोलने के लिए पहले सुनना सीखना पड़ता है दोस्तों। जब बालक सुनना सीख जाता है तब वह बोलने लगता है। इसलिए जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, यदि वो जन्म से बहरे हैं तो वो जन्म से गूंगे भी है, ये बात ध्यान रखनी दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारी परिभाषा की दोस्तों। वह भाषा जिसमें व्यक्ति अपने विचार संकेतों या इशारों के माध्यम से व्यक्त करता है तथा अन्य व्यक्ति इन्हीं इशारों के द्वारा विचारों को समझता है। उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है गूंगे व्यक्तियों का वार्तालाप। दूसरा उदाहरण है दोस्तों चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही। दोस्तों जो चौराहा होता है, चौराया जहां पर चार रास्ता आकर मिलते हैं दोस्तों, तो सिटी में, गांवों में तो ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं वहां पर जो चार रास्ता आकर मिलते हैं दोस्तों, वहां पर एक सिपाही खड़ा होता है और वो गाड़ियों को आने के लिए, आगे निकलने के लिए इशारा करता है, गाड़ियों को रोकने के लिए इशारा करता है दोस्तों। तो उदाहरण के अंदर हम कहते हैं कि चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। हमने आज भाषा के रूप देखे दोस्तों, भाषा के प्रकार देखे थे, हमने सांकेतिक भाषा को देखा दोस्तों। आप इसको नोट लगाकर लिखना, अलग से एक लाइन छोड़कर लिखना दोस्तों लिखित भाषा के नीचे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल कान्हा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। यदि आप यही पीडीएफ लिखित रूप में चाहते हो तो दोस्तों फ्री में नोट्स के रूप में आपको कान्हा एजुकेशन टेलीग्राम पर जाओगे। आप टेलीग्राम पर जाने के बाद कान्हा एजुकेशन सर्च करोगे और उस ग्रुप में यदि आप जुड़ते हो तो आपको हिंदी भाषा के नोट्स फ्री में उपलब्ध होंगे दोस्तों। टॉपिक वाइज टॉपिक उपलब्ध होते रहेंगे कान्हा एजुकेशन ग्रुप में दोस्तों हम हिंदी की तरह ही राजस्थान जीके की भी क्लास शुरू करेंगे दोस्तों कल से।